magnetic flux density B is equal to mu NIL. This mu is permeability of the material. Okay. N is number of turns. I, this is the current, and L is the length. Okay. This length. ये जो लेंथ है आपका, ठीक है, ये लेंथ है ना। Now सिंपल है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये बी है तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, phi is equal to B into A. Okay. Mu and I A upon L. Okay. So this phi is equal to Ni upon L upon mu. This N into I is MMF, magnetomotive force. Okay, and this M upon mu A is the reluctance. ठीक है. So flux क्या होता है? The force which is acting over in this core. Okay, this magnetic motive force upon the reluctance. Reluctance आप लोगों को पता ही होगा. Yes, anybody? I've written over there. Huh? Apart from phi equals to mu naught into Ni A by L. Huh? Below that, what is written? It's not. Ni upon And beside that, this one. yeah. This is MMF, magnetomotive force. Okay. Upon the reluctance. MMF by reluctance. This is reluctance. Okay. This is reluctance. Reluctance क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का. जिस तरह का आप लोग का इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का जो रोल रहता है ना, रेजिस्टेंस क्या करता है कि वो करंट के फ्लो को, करंट के डायरेक्शन को अपोज करता है. ठीक है, वो इजीली करंट को क्या करता है, फ्लो नहीं होने देता है. सिमिलरली इन मैग्नेटिक सर्किट्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, दैट इज द रिलक्टेंस. ठीक है. So आप लोग एनालॉजी समझ सकते होंगे. It is magnetic circuit is similar to electrical circuit. उसमें जैसे एक मान लेते हैं कि एक सर्किट हम लोग इस तरह का है. जैसे एक डीसी लेते हैं, कोई भी वोल्टेज. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, I is equal to V upon R, और हम इसको EMF भी अगर मान लो E लिखते हैं तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं E by R. ठीक है. सिमिलरली अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक सर्किट होगा, जैसा कि यहाँ पे इस सर्किट में हम लोग देख सकते हैं, तो एक सप्लाई दे रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है और एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, करंट I इक्वल टू, इस केस में मैग्नेटिक सर्किट के केस में ये अपॉन द रिलक्टेंस. ठीक है.
या फिर ठीक है, आपको डिस्कशन करेंगे। One more thing is flux linkage. Okay, flux linkage. So फ्लक्स लिंकेज साइज इक्वल टू, ये अलग अलग बुक में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे साइज लिखा है, इसको कुछ बुक्स में लैम्डा के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लक्स लिंकेज साइज इक्वल टू n into 5 and this 5 is directly proportional to the current. Okay, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी करेंगे तो क्या होगा, ये L आ जाएगा n5 upon I. We know that phi is equal to क्या होता है, mu n I a upon L, ठीक है। So substituting value of in equation 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, L is equal to, यहाँ पे देख सकते हो n upon I into this, so I cancel out, again n square upon L by mu, so it will be finally n square upon the reluctance, ठीक है। So what we come to know that your inductance is inversely proportional to the reluctance, ठीक है, रिलक्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा रिलक्टेंस, ये इंडक्टेंस। तो जितना ज्यादा रिलक्टेंस होगा उतना कम इंडक्टेंस होगा, या फिर वाइस वर्सा, जितना कम रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस कहाँ पे ज्यादा होता है, जैसे एयर में रिलक्टेंस ज्यादा होगा, और अगर किसी मेटल की बात करते हैं तो अलग अलग मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो मेटल में ज्यादा रिलक्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा वहां पे, तो बहुत कम होगा तो इंडक्टेंस ज्यादा होगा, वहां पे इंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो फाइनली क्या होगा, ये जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स भी ज्यादा होगा, और फाइनली आपको वोल्टेज इंड्यूस वहां पे ज्यादा होगा। ओके, सो शैल आई राइट इट? Yes, sir. Yes, sir. So this is just the basic. Okay, these are the formulas which you may require in coming equations. Okay. So now we will start transformers. Okay. So what you know about transformers? Anybody? वोल्टेज को बढ़ाता है।
Any idea about transformer? Transforms the level of voltage. Yes, either it steps up the voltage or steps down voltage, right? Transformer is an static electrical device. Transformer is an static electrical device. Static मतलब कि जो मूव नहीं करता है, ठीक है ना, वो स्टेशनरी रहता है अपने जगह पर ट्रांसफार्मर. और आगे लिखते हैं, ठीक है. तो ट्रांसफार्मर इज एन स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस which transforms the level of voltage, that is step up or step down the voltage. ठीक है, either step up the voltage or step down the voltage. Full stop. It works on the principle of. रिपीट कीजिए ना. हाँ लिखो. It works on the principle of. शुरू से प्लीज. शुरू से. हाँ सर. Transformer is an static electrical device which transforms the level of voltage, that is अभी लिखे थे यार मिस कर गए, that is step up or step down the voltage. ठीक है, या तो वोल्टेज को बढ़ाता है या कम करता है. ठीक है, फुल स्टॉप. The basic principle of operation, या फिर आप लोग कैसे, it works on the principle of electromagnetic induction. ऐसे लिखो, it works on the principle of electromagnetic induction. Works on the principle of electromagnetic induction or mutual inductance between two coils, primary and secondary. Full stop. और बाकी अब हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. जो भी लिटरेचर आप लोग को चाहिए, दैट लिटरेचर यू विल गेट इन योर बुक्स. ओके, यू आर हैविंग द टेक्स्ट बुक्स विद यू. यू कैन गेट द ई बुक्स ऑफ मेनी बुक्स. ठीक है, सो इट्स ऑल इन योर हैंड्स राइट नाउ. तो आप लोग को लिटरेचर देख लीजिएगा. वी आर जस्ट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट. तो ठीक है, ये हमारा कोर है और एक एसी सप्लाई हम दे रहे हैं, एक साइनसॉइडल एसी सप्लाई दे रहे हैं. ठीक है, जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स फ्लो कर रहा है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं I नॉट, दिस I नॉट इज नो लोड करंट. ओके, यस, सो राइट at no load condition.
एट नो लोड कंडीशन जब हम लोग सेकेंडरी साइड में, लोड का मतलब क्या होता है? लोड का मतलब ये होता है कि आप लोग यूजुअली अभी डीसी सर्किट और एसी सर्किट में लोड के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग इस सर्किट को ओपन रखते हैं, ठीक है? दिस इज ओपन, नो लोड हैज बीन कनेक्टेड हियर, ठीक है? इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लक्स फ्लो करेगा यहाँ पे, दिस इज ओनली द मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, ठीक है? दिस इज ओनली द मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, और जो करंट होगा दिस इज द नो लोड करंट, बहुत मिनिमल करंट होगा क्योंकि कोई लोड नहीं होगा, ठीक है ना? तो करंट भी जो होगा वो मिनिमल होगा, ठीक है ना? So, right? Due to no load current, I naught, due to no load current I naught, magnetizing sinusoidal, a sinusoidal flux is produced. A sinusoidal flux phi m, ठीक है? A sinusoidal flux After I naught. after I naught, right? A sinusoidal flux phi m is produced. Due to no load current I naught, a sinusoidal flux phi m is produced. Now, let phi m is equal to phi maximum sin omega t. Okay, phi m is magnetic flux, since it is sinusoidal in nature, ठीक है? इसके वजह से sin omega t आ रहा है, and this is the phi maximum. Okay. Now, since flux phi m is passing through, लिखो इसको आप लोग, ठीक है? Since flux phi m is passing through the primary winding, since flux phi m is passing through the primary winding, having turns N1, and secondary winding having turns N2, which produces Repeat, sir. since flux phi m is passing through, यार तुम लोग बोल रहे तो म्यूट करने बोलिए ना सर, आपका स्क्रीन स्पॉट नहीं हो रहा है। हाँ? सर म्यूट करने बोलिए ना सबको सर, ये आपका स्क्रीन स्पॉट नहीं हो रहा है। स्पॉट पे रखिए सर आपका स्क्रीन स्पॉट नहीं हो रहा है सर, डिफ्लेक्ट हो रहा है सर, सब अनम्यूट कर दे रहा है सर, डिफ्लेक्ट हो रहा है। अरे भाई पिन कर ले भाई, अपना पिन कर लो तुम लोग मेरे इस स्क्रीन को, मैं ओके ऐसे सर। तुम लोग को म्यूट कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर। Fine. Now you all are muted, okay?
So since flux phi m is passing through primary winding having turns N1 and secondary windings having turn N2, secondary winding having turns N2, comma, therefore उसके बाद कॉमा देकर लिखिए therefore EMF is induced, ये जो EMF के बारे में हम बात कर रहे हैं, therefore EMF is induced in primary winding, it is इस तरह लिखिए ना, so therefore EMF is induced in primary and secondary with E1 and E2, ठीक है, E1 and E2. सोचते होंगे यहाँ पे मैंने कैपिटल में E लिखा है, यहाँ पे स्मॉल में लिखा है. This E1 and E2 is the EMF इक्वेशन, ठीक है ना. और ये जो है सिर्फ मतलब ये ओवरऑल EMF इक्वेशन है और ये है RMS, ये RMS वैल्यू, ठीक है ना. EMF का RMS वैल्यू है E1 and E2. That is why I have written it in capital letters. हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. Okay, so now you know that E1 is equal to minus N1 d phi upon dt. ये भी तुम लोग पढ़े हुए हो अपने क्लास 11 12 में, आपको इस चीज को पढ़े हुए हैं. And this negative is because of Lenz's law, ठीक है ना. ये जिस cos की वजह से ये phi m की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन उसको जस्ट अपोज करेगा. So that is why it is minus N1. So we minus N1 d phi m upon dt. Phi m is phi maximum ठीक है, minus N1 d upon dt, phi maximum into sin omega t. So it will be minus N1 into omega into phi maximum into cos omega t, ठीक है, minus N1 omega phi maximum cos omega t. We can write it like this. Maximum into ठीक है, sin 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी. Now we want to remove this minus sign. So N1 omega phi maximum into sin omega t minus 90 डिग्री, ठीक है. Is it visible?
1 second. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is equation 3. N1 omega phi maximum sin omega t minus 90 degree. Okay. Now, so consider okay. So we are considering that N1 omega phi maximum is this is the E maximum. Okay. If this sin omega t minus 90 degree becomes 1, then it will be the maximum EMF. And जैसे जैसे एंगल 90 डिग्री से कम होता जाएगा तो वो कम होता जाएगा, तो फाइनली आपका EMF मतलब EMF जो है वो कम होता जाएगा. So and similarly for secondary terms this ET is equal to क्या हो जाएगा N2 omega phi maximum sin of omega t minus 90 degree है ना sin omega t minus 90 degree. Now what we can observe, ये जो EMF है ये इस फ्लक्स को लैग कर रहा है कितना एंगल से माइनस मतलब माइनस 90 डिग्री से इसे लैग कर रहा है 90 डिग्री से लैग कर रहा है ये फ्लक्स. इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं लैगिंग नेचर है ना. जो फ्लक्स को लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है ये लैग कर रहा है. इंडक्टिव सर्किट रहेगा यहाँ पे तो वहां पे वो क्या करेगा वोल्टेज आपको हमेशा EMF को लैग करेगा. ठीक है ये सॉरी फ्लक्स को लैग करेगा. So उस चीज को आप लोग लिख दो सिंस induced EMF lags behind flux phi m by 90 degree. Just who is this guy? Why you are floating your video? Sayyid Atif Fazal. तुम लोग को वीडियो हो यार तुम लोग को पता भी नहीं चलता यार. Why is it nonsense? Okay. Induced EMF E lags behind the flux phi m by 90 degree. Now E1 is equal to EM sin omega t minus 90 degree. ठीक है E1 E maximum sin omega t minus 90 degree. This EM is the peak EMF. Peak EMF
is equal to N1 omega into y maximum. So this omega हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 pi f N1 phi maximum. ठीक है, 2 pi f N1 phi maximum. अब इसी चीज को अगर इसका हम लोग RMS ऑफ EMF लेते हैं तो क्या हो जाएगा पीक का √2 टाइम्स होता है, सो इट विल बी √2 pi f N1 phi maximum. ठीक है, सिमिलरली फॉर E2 आल्सो इसी EMF का हम लोग बात कर रहे थे जो वहां पर हम लिखे थे. ठीक है, दिस इज द EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को. ठीक है, EMF इक्वेशन इन ट्रांसफार्मर. ठीक है, नाउ from the equation we have seen that मतलब E1 और E2 का हम देख लिए. आप काम करते हैं क्या हो जाएगा E2 ओपन E1 √2 pi f N2 phi maximum √2 pi f N1. So it will become N2 upon N1. Okay, E2 upon E1 is equal to N2 upon this is nothing but K. इसको क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ठीक है, इस K को क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. या फिर इसको टर्न्स रेशियो भी बोलते हैं. ठीक है, और टर्न्स रेशियो. ठीक है, K को क्या बोलेंगे टर्न्स रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. यूजुअली यही टर्म्स यूज किया जाता है. ठीक है, टर्न्स रेशियो ही ज्यादातर बोला जाता है. नाउ जैसा हम लोग सर्किट देखे थे ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा है इनपुट वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं इनपुट वोल्टेज. यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पे हमारा EMF इंड्यूस हो रहा है. ठीक है, सो वी आर कंसीडरिंग लेट
let V1 is equivalent to E. V1 is equivalent to E1, मतलब कि यहाँ इसके बीच में कोई लॉस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, जो वोल्टेज हम यहाँ से ले रहे हैं वो इंड्यूस हो रहा है, ये हम मानते हैं भैया ना, क्यों मान रहे हैं ये आगे चल के क्लियर होगा आपको, ठीक है। सो E1 देखें हम लोग क्या था, E1 is equal to under root 2 pi f L1 by maximum so yes, phi maximum is equal to 1 upon under root 2 pi f and then V1 upon N1, ठीक है, 1 upon under root 2 pi f V1 upon N1। इसको एक काम करो, इसको ऐसे कर लो आप लोग, इस N1 को यहाँ लिखेंगे V1 upon F यहाँ पर लिखो। So phi maximum is directly proportional to V1 upon F, ठीक है, and this phi maximum ये पॉइंट ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। So this is, since this is constant, so this whole need to be constant, okay, क्योंकि हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, दिस V1, ओके। कॉन्सेप्ट को समझना है ना, ये फाइ मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रहेगी, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, जिसके वजह से फिर क्या हो रहा है आपका V1 upon F, ये जो फाइनल जो इसका आउटकम है that will be constant, ठीक है, चलेगा बेटा? Yes, sir. Now, अभी तक हम लोग नो लोड कंडीशन देखते थे ट्रांसफार्मर का, अब देखते हैं कि अगर एक ट्रांसफार्मर है, सेम ट्रांसफार्मर जिसको अभी हम लोग लोड कनेक्ट नहीं किए थे, if you are connecting the load, okay, ले भाई ले और ले खा ले बना ले मसाला साथ में ना है yes, हो गया। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक लोड लगा लिया, ठीक है, एक लोड लगा लिया, यहाँ पे हमारा करंट फ्लो कर रहा था, दैट वाज I नॉट नो लोड करंट, अभी नो लोड करंट भी फ्लो करेगा, अभी यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करेगा, इस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स की वजह से, ये मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे EMF हमारा जनरेट हुआ था, and then this E2. Now अभी हमने क्या किया है, एक लोड कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, since magnetic flux is flowing through this winding, it is linked to this coil also, ठीक है, जिसके वजह से एक यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है E2, ठीक है। अब इस E2 के वजह से क्या होगा, क्योंकि हमारा सर्किट अगर क्लोज है और उसमें अगर वोल्टेज है, मतलब एनर्जी है, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ करंट विल फ्लो
वो डिपेंड करेगा कितना लोड है, ठीक है ना, लोड किस तरह का है. If the load is very heavy, then it will draw too much current. If load is not that heavy, then it will draw little bit current. So somehow there will be some sort of current. So इसको हम लोग क्या बोलेंगे? So a current I2 is flowing through this. अब ये करंट क्यों फ्लो कर रहा है? इस E2 की वजह से, और ये E2 क्यों है? इसके वजह से है. तो लेंजेज लोग क्या कहते हैं कि जो कॉज ऑफ प्रोडक्शन है उसको अपोज करेगा, तो एक फ्लक्स जनरेट होगा इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है और इस वाइंडिंग से लिंक हो रहा है, तो एक फ्लक्स जनरेट होगा. ओके, so this is phi 2. Okay, phi 2 एक सेकेंडरी फ्लक्स जनरेट हो रहा है. इसका डायरेक्शन कैसे था? मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स का इधर से था और इसका डायरेक्शन इधर से. तो फाइनली द नेट फ्लक्स विल बी, अच्छा उससे पहले आपको ये देखो, दिस phi m is equal to N1 into Im upon RL, reluctance. ठीक है, सबसे पहले हेडिंग की तरह मैं भूल गया. During on-load condition, this phi m is equal to N1 Im upon the reluctance, and this flux phi 2 is equal to N2 into किसके वजह से हो रहा है? तो I2 की वजह से हो रहा है, N2 I2 upon RL. और डायरेक्शन दोनों को ऑपोजिट है. So finally what will happen? The net flux phi net equal to क्या हो जाएगा? Phi maximum minus ये phi m minus phi 2. So somehow it will, ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा. ठीक है, तो ये घट जाएगा. बट वी नो दैट phi maximum is constant. इस चीज को कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है ना. ये कांस्टेंट होगा ही, ये सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक है. इसको फ्लक्स कांस्टेंट, वो फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स phi maximum टू बी कांस्टेंट. ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसको मेंटेन करना है, तो यहां से जब प्राइमरी से वो एडिशनल फ्लक्स लेगा. ठीक है, तो इस प्राइमरी से एडिशनल फ्लक्स सर्किट ड्रॉ करेगा, लेगा. ठीक है ना. सो यू कैन राइट इट, जस्ट राइट. आर यू राइटिंग? वन सेकेंड, क्योंकि मैंने म्यूट कर दिया आप लोगों को. यस, राइट है. Yes. According to Yes, sir. Yes. according to Lenz's law, according to Lenz's law, the flux phi 2, according to Lenz's law, the flux phi 2 which is produced because of secondary current I2, which is produced
which is produced Because of secondary. current, Secondary. because of secondary current I2 thus it opposes the cause of production, that is phi m. ठीक है, I2 के वजह से ये सॉरी इस I2 के वजह से phi 2 आपका यहाँ पे फ्लो कर रहा है, लेकिन ये I2 क्यों बना है? क्योंकि ये फ्लक्स phi m इसमें लिंक कर रहा है, ठीक है ना? तो क्या लिखे? सेकेंडरी करंट बिकॉज ऑफ सेकेंडरी करंट I2 and thus it opposes the cause of production, that is magnetizing flux. This magnetizing flux phi m. ठीक है, फुल स्टॉप. Due to the flux phi 2, the net flux in the core is reduces, that is phi m minus phi 2. The net flux in the core reduces, that is phi m minus phi 2. ठीक है, phi m minus phi 2. However phi m is directly proportional to v1 upon f, which is constant, Therefore, to maintain the flux phi m constant, therefore to maintain the flux phi m constant, the primary winding produces additional flux. Equal to phi 2. ठीक है ना, वो phi 2 के ही बराबर फ्लक्स का फ्लो प्रोड्यूस करेगा, तो फाइनली इसको phi m बना के रखेगा. ठीक है, therefore primary winding produces additional flux which is equal to phi 2. So उसको आप लोग phi 2 डैश लिख लीजिएगा ना, जो एडिशनल फ्लक्स आप प्रोड्यूस करेगा phi 2 डैश. ये phi 2 डैश क्या हो जाएगा? ये इस सर्किट में प्राइमरी वाइंडिंग में एक्शन प्रोड्यूस करेगा, सो इट विल बी N1 अब इसके वजह से क्या होगा? एक एडिशनल करंट भी फ्लो करेगा, दैट इज I2 डैश. ठीक है, वो एडिशनल फ्लक्स phi 2 डैश की वजह से क्या होगा? एक एडिशनल करंट फ्लो करेगा I2 डैश. ठीक है, यहाँ पे I2 डैश भी फ्लो करेगा साथ में. इसको हम ब्रेक से कर देते हैं. प्लस I2 डैश. ठीक है, सो इट विल बी I2 डैश अपॉन RL. सर वहाँ करंट कैसे चेंज कर जाएगा सर?
जब इनपुट नहीं करता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ये फाइव माइनस फाइव टू नेट कोर में नेट फ्लक्स जो था वो कम हो गया था, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि फाइव एम जो है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v1 अपॉन f, तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। उसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या करें ना, ये जो प्राइमरी है एक एडिशनल फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो इस फाइव टू के बराबर होगा, ठीक है ना, दैट इज वेयर वी यूजिंग फाइव टू डैश, ठीक है। अब इस फाइव टू डैश यहाँ पे क्या होगा, एडिशनल फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसके वजह से क्या होगा ना कि ये इसी के बराबर एक करंट भी फ्लो करेगा, तो वो करंट इसमें फाइव टू है, ये किसके मतलब कोरिलेट किससे कर रहा है, I2 से कर रहा है, तो इसी I2 के बराबर यहाँ पे I2 डैश फ्लो करेगा ना, क्योंकि फ्लक्स प्रोड्यूस करना है तो नेट से बात है तो I2 डैश फ्लो करेगा, है ना, मतलब वो सेम इक्विवेलेंट टू I2 ही फ्लो करेगा यहाँ पे, तब जा करके आपका फ्लक्स फाइव टू डैश प्रोड्यूस होगा वहां पे, तो वो क्योंकि फाइव टू मतलब वो फ्लक्स आपके यहाँ प्रोड्यूस करना है, जिसकी वजह से सबसे पहले सर्किट में यहाँ पे एडिशनल करंट भी फ्लो करेगा, मतलब ड्रॉ करेगा, तो ये क्या करेगा, सप्लाई साइड से एडिशनल करंट देगा, दैट इज I2 डैश, ठीक है। यस सर सो और ये हमारा 5 वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 5 है ना, सो इट विल बी N2 I2 अपॉन RL, ठीक है, बोथ आर इक्विवेलेंट, तो अगर हम लोग इसमें कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, N1 I2 डैश इज इक्वल टू N2 I2, ठीक है। N1 I2 dash is equal to N2 I2, so I2 dash is equal to I2, so we know N2 upon N1 is equal to K upon A, N2 upon N1 is equal to K, so I2 dash is equal to so this is the equation by तो ट्रांसफार्मर में हमेशा क्या होता है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है या टर्न्स रेशियो, ठीक है, दैट इज के। तो अगर कभी भी हम लोगों को जैसे इधर का ये पैरामीटर था I2, ठीक है ना, अब इसी पैरामीटर से हमें रिलेट करना है, ठीक है ना, तो वो कैसे डायरेक्टली, मतलब ऐसा नहीं होगा कि I2 is equal to I2 dash, है ना, दैट इज I2 dash is equal to K into I2 होगा, ठीक है ना, तो वो टर्न्स रेशियो पे डिपेंड करेगा, जो भी पैरामीटर है ना वो डिपेंड करेगा टर्न्स रेशियो पे, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग जिस साइड से देख रहे हैं ना, सपोज कि आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना, इस साइड में देख रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा है कि I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, I2 यहाँ फ्लो कर रहा है, लेकिन उसका इक्विवेलेंट अगर हम लोग इस साइड में चाहें कि फ्लो करे यहाँ पे, तो वो डिपेंड करेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन टर्न्स रेशियो पे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा I2 डैश, इस साइड से अगर हम चाहेंगे कि उसके बराबर कहां पर इस साइड में, इस साइड में वो I2 डैश होगा, ठीक है, तो I2 डैश इज इक्वल टू K into I2, ये हो गया। नाउ यस, सो ये साइड का ये क्या है हमारा I1 इज इक्वल टू IM प्लस I2 डैश, ठीक है, IM plus I2 dash. Now this since IM is only 4 to 5% of rated current, ये IM कितना है, 4 to 5% of rated current है,
So it is neglectable. Therefore, या फिर so यहीं पे लिख लो. So it is neglectable. तो फिर क्या हो जाएगा? I1 is equal to equivalent to I2 dash. ठीक है, क्योंकि हम लोग I1 को निगलेक्ट करते रहे यहाँ पे. So हमारे पास क्या इक्वेशन अभी आया था? वो इक्वेशन क्या था? N2 I2 dash. So N2 I2 dash is equal to नहीं, ऐसा लिख सकते हैं N2 I2 is equal to, so simply I1 लिख रहे हैं N1 I1 is equal to N2 I2. ठीक है, बस इतना ही रहेंगे और इसको ऐसे भी कर सकते हैं I2 upon I1 is equal to N1 upon N2. या फिर यूं लिखो I1 upon I2 I1 upon I2 is equal to N2 upon N1 is equal to K. ठीक है ना? तो ये हम लोग क्या देखे आज? नो लोड कंडीशन देखे हैं, देन ऑन लोड कंडीशन भी देखे हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर का बिहेवियर क्या होता है, कैसे ऑपरेट करता है, ऑपरेट कैसे करता है, कैसे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है इसमें, और I2 डैश इन सारी चीजों के बारे में हमने जाना. ठीक है ना? आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, पहला तो आ जाएगा ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में. ठीक है, ऑपरेशन के साथ साथ आप लोगों को ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करने के लिए बताया जाएगा, जो पहले हम लोग ड्राइव किए थे. ईएमएफ इक्वेशन √2πf तक वो पूरा डिराइव कर देना. अगर आप लोगों को ये क्या बोलते हैं टर्न्स रेशियो के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे टर्न्स रेशियो का ये कॉन्सेप्ट होता है, ये इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे. तो ये सारा चीज भी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए. ठीक है, now in the next class we will discuss about equivalent circuit of transformer. और इक्विवेलेंट सर्किट से फिर हम लोग वहां से उसके पैरामीटर्स डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि जो ट्रांसफार्मर में लॉस होता है. ठीक है, कोर लॉस एंड कॉपर लॉस. जैसे हम लोग कोर लॉस एंड कॉपर लॉस पढ़ेंगे तो हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो एफिशिएंसी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा. तो आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा? आप जैसे सिलेबस आप लोग अपना देखिएगा ट्रांसफार्मर में, उसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग. ठीक है ना? तो कंस्ट्रक्शन अभी हम लोग रहने दिए हैं, सिर्फ वो चीज देखना. दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, उसका जो वाइंडिंग होता है, ये वाइंडिंग जो होता है ना, ये दो तरह का किया जाता है. कोर टाइप होता है, शेल टाइप होता है. वो मैं डिस्कस करूंगा इन द कमिंग लेक्चर्स. वी विल डिस्कस अबाउट दैट बिकॉज़ थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट है, तो आई जस्ट वांट टू शेयर दैट कॉन्सेप्ट विद यू. अभी अगर डिस्कस करेंगे तो मे बी you will not get the 100% of that concepts. Okay, so principle of operation working आप लोगों को समझ में आ गया है, and EMF इक्वेशन हो गया है. Nothing is that equivalent circuit एक क्लास में हो जाएगा, and then core loss, copper loss and efficiency. ठीक है, जिसके बाद हम लोग वो टाइप्स ऑफ जो भी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन देख लेंगे. तो आई सपोज कि within 5 class your transformer portion will be over. Okay, so if you guys have any sort of doubt. सर फर्स्ट दिन क्या टॉपिक पढ़ाया था? नेटवर्क इशू के कारण क्लास नहीं कर पाए थे सर. फर्स्ट दिन तुम लोग का बस ओवरव्यू दिए थे, मशीन्स का जो ओवरव्यू होता है,
what is machine and what are the various types of machine and what is the basic difference in different machines. ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे है इनपुट में आउटपुट में, वो एक ओवरव्यू था। और मैग्नेटिक सर्किट्स का थोड़ा सा पढ़ाया था मैंने हिस्टैरिसीस लॉस एंड लूप्स के बारे में। वैसे जानना है तुम लोग को अपने फ्रेंड से कंसल्ट करना चाहिए, यू शुड नॉट आस्क टू मी अबाउट द लास्ट क्लास, ठीक है। इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। सर गुड मॉर्निंग सर। सर जो ये ऑन लोड कंडीशन जो आप पढ़ाए अभी, तो सर इसमें आप एक फाइनेट निकाले थे, तो सर जो ये आप जो I2 डैश ये सब निकाले नहीं है सर? हाँ तो सर इसमें फाइनेट का फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? फाइव मैक्सिमम ये कांस्टेंट ही रहेगा फाइव, दैट इज फाइव मैक्सिमम हम लोग डिराइव किए थे ना वहां पे, फाइव मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v1 अपॉन f, दैट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। एक्चुअली देखो ये जो कोर है इसका जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। ये मेरा फ्लक्स है, ठीक है, ये तो साइनसॉइडल है, ठीक है ना, लेकिन इसका जो फाई मैक्सिमम है ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, आई मतलब मैक्सिमम तो यही पे ना होगा। यस हम सर। लोगों को इस चीज को चाहिए कि ये मैक्सिमम का जो ये कांस्टेंट इस जगह पे इतना ही मैक्सिमम फ्लक्स मेरे को इतना मिलना चाहिए, है ना, इससे कम नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। वो साइकिल एक साइकिल में जितना रोटेशन में फाइनली यहां पे आएगा, तो ये चीज मुझे मिलना चाहिए। फाइनाइट होने से क्या हो जाएगा ना, वो आपको कुछ यहां पे आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम नहीं हो आपको नीचे आ जाए, ठीक है ना। हमको इस चीज को बराबर करना है, तो जिसके वजह से फिर क्या होता है कि वो एडिशनल फ्लक्स लेगा यहां से, वो किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर ही होगा, क्योंकि ये इसी को कैंसिल आउट करना है ना, तो वो 5 डैश लिखा रहा है। तो उस 5 डैश प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, तो सबसे पहले सर्किट में एडिशनल करंट फ्लो होगा, वो एडिशनल करंट क्या होगा, I2 डैश लगाएगा, वही चीज है। ओके सर। फाइन, यस सर। समझ में आ गया ना सब आप लोग को अच्छे से? हाँ, तो the subject is interesting, topic is interesting or not? Yes, sir. यस सर। Fine. Yes, sir. यस सर। चलो फिर मिलते हैं सैटरडे को, ओके? Okay, sir. टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.